नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपनी जो चल रही है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की जो अपनी यहाँ पे MCQs रहेगी वो मैं आपको बता दूँ, यानी सेकेंड पेपर से संबंधित ये नहीं रहेगी। ये अपनी जो MCQs रहेगी वो फर्स्ट पेपर यानी जीके से संबंधित रहेगी। दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों कमेंट आती है कि सर कुछ पर्सन आप फर्स्ट पेपर से संबंधित भी करवा दूँ, तो मैं आपको 6 से 12 ध्यान रखना है, 6 से 12 राजस्थान अध्ययन जो गवर्नमेंट की किताबें चलती है राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 की, उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको अपन यहाँ पे ध्यान रखना है, कवर करेंगे। तो लगभग अपन जैसे ही बीच बीच में टाइम मिलेगा अपन फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास लेते रहेंगे। तो आज अपन यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, और विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वो देखते रहेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, फिर अपन यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो अपन बीच बीच में यहाँ पे 10 से 20 मिनट की क्लास ये भी लेते रहेंगे ताकि और भी आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित समस्या है वो भी यहाँ पे जल्दी जल्दी सोल्व करा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्त, और कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलो यानी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये किले कौन से है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये एग्जाम पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न राजस्थान के जो 6 किले हैं जिसको 2013 के अंदर शामिल किया गया था, ध्यान रखना है 2013 में 6 किलो को यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोनगढ़ है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, तो रिविजन के तौर पर ही मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है वो अपने यहाँ पे बताया ना। महिला प्रवेशक 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कौन से दुर्ग के बारे में, कौन से महल के बारे में बताया गया है कि ये किसके द्वारा, मानव के द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बूंदी के दुर्ग के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह, ध्यान रखना इस्लामी संत कौन है, मलिक शाह का मकबरा है वो अपने यहाँ पे बताना है। इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अपन कक्षा 6 से 10, ध्यान रखना 6 से 12 की जो राजस्थान अध्ययन है उसके अपन यहाँ पे निचोड़ ले रहे हैं कि उससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जालोर किले में, ध्यान रखना है जालोर में संत मलिक शाह की यहाँ पे मकबरा स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखे दोस्तों, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, कौन सा किला है जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी है जो जनरल लॉर्ड लेक है उसके द्वारा यहाँ पे 5 बार उस पर आक्रमण किया गया लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाया। प्रश्न नंबर 4 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है, उस पर जनरल लॉर्ड लेक के द्वारा 5 बार आक्रमण किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखे दोस्तों यहाँ पे, गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक किसके नाम है। प्रश्न 2016 पटवारी के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 से 12 के वो ही अपन यहाँ पे करवा रहे हैं और उन पे ही अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उनमें लगभग चांस रहते हैं बार बार प्रश्न घूमने के। तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या है प्रश्न नंबर 5, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जोधपुर के अंदर जो किला है मेहरानगढ़ उसके अंदर जो दुर्ग के अंदर जो तोपें रुकी हुई है उन तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफनी और गजक। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों अपन जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित, फर्स्ट पेपर करंट जीके भी लेकर आएंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कि अपने को शुरुआत रखनी चाहिए या फिर सेकंड पेपर से संबंधित क्लास अपने को कंटिन्यू रखनी चाहिए, वो अभी आपके कमेंट में जरूर आपके विचार शेयर करिए। प्रश्न नंबर 6 में बताइए, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बयाना दुर्ग। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर, देलवाड़ा के अंदर देलवाड़ा सिरोही है तो उसके अंदर जो आदिनाथ मंदिर का निर्माण वो किसने कराया है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्योंकि रिवीजन के आधार पर करेंगे दोस्तों अपन इस क्लास को, पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था
क्विक रिवीजन यानी तुरंत अपन फास्ट रिवीजन करेंगे पेपर फर्स्ट का। तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विमल शाह। देलवाड़ा में जो मंदिर है आदिनाथ जी का जैन धर्म का मंदिर है, ध्यान रखना है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है, तो ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर किसका घी का प्रयोग किया गया है, कौन सा यहाँ पे मंदिर है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 8 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, भांडासा का जैन मंदिर है, ये बीकानेर के अंदर है, उसके नींव के अंदर है वो पानी का नहीं बल्कि घी का प्रयोग किया गया था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हवा महल की डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई थी। हवा महल की डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में मैं बता दूँ 1799 को सवाई प्रताप सिंह, ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पे क्या बनवाया गया था, हवा महल बनवाया गया था। लेकिन इसका डिजाइन वास्तुकार कौन था, प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों लालचंद उस्ता। और इसके द्वारा यहाँ पे 5 मंजिला हवा महल का निर्माण कराया गया था, जिसमें शरत मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर के नाम से 5 मंजिल स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, मुगल, यूरोपियन व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल है वो कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, 3rd ग्रेड 2006 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, 3rd ग्रेड के अंदर। तो मुबारक महल कहाँ स्थित है और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 10 के अंदर, वो ध्यान रखना जयपुर के अंदर मुबारक महल स्थित। साथ ही में एक मुबारक महल है, ध्यान रखना है, वो टोंक के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक से मुबारक महल जहाँ पे ऊँट की बलि दी जाती थी, वो भी अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, आपको इजी प्रश्न लगता होगा, लेकिन ये प्रश्न देखिए, प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में, राजस्थान पुलिस 2020 और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई परीक्षा 2021, 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो ऐसे प्रश्नों को अपन को इजी भी मानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित रहेगी, बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, सलीम सिंह की हवेली और नतमल की हवेलियाँ कहाँ स्थित है। सलीम सिंह और नतमल की हवेलियाँ है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है, सलीम सिंह या नतमल की हवेली है वो कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे वो जैसलमेर के अंदर है, वो सलीम सिंह या सालिम शाही भी बोल सकते हैं अपनी से, और नतमल की हवेलियाँ स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। दोस्तों यहाँ पे भारत का देशांतरी विस्तार पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। एग्जाम ये प्रश्न देखिए दोस्तों, हेडमास्टर HM एग्जाम 2018 और जेल वार्डन 2018 में पूछा गया था। भारत का अक्षांश देशांतरी विस्तार बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे देशांतरी विस्तार है भारत का वो यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा। देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, यानी जो अपने यह भारत होता है, इस भारत के अंदर ध्यान रखना है, ये अपना भारत का नक्शा मान लो, तो यहाँ से देशांतरी विस्तार इसको पूछा गया है। अक्षांश की बात नहीं कर रहे हैं अपन, देशांतरी जो गुजरात से लेकर ना अरुणाचल प्रदेश में केबूथी तक है वो उसका यहाँ पे देशांतरी अंतर पूछा गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व की थी। यहाँ पे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी, ध्यान रखना है 15 महिलाएं। तो यहाँ पे उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सी महिला यहाँ पे कर रही थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। देशी रियासतों की बात कर रहे हैं अपन, देशी रियासतों से जो महिलाएं गई थी उनका प्रतिनिधित्व को किसके द्वारा किया जा रहा था, प्रश्न नंबर 14 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14, वो यहाँ पे ध्यान रखना है एनी मास्क्रीन। एनी मास्क्रीन है वो यहाँ पे देशी रियासतों से जो महिलाएं गई थी उनका यहाँ पे संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रही थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, किसने भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। जो भारतीय संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको चलायमान राष्ट्र कहा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और ये फर्स्ट लेक्चरशिप 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। तो लेवल देके दोस्तों एग्जाम का, और उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो रिपीट हो सकते हैं बार बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके द्वारा यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16।
मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसके द्वारा हस्तलिखित मतलब लिखा किसके द्वारा गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न था। यानी जो मूल भारतीय संविधान था वो किसके द्वारा लिखा गया है, प्रश्न नंबर 16 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था मूल संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17, प्रांतों में द्विवेद शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई? प्रांतों में द्विवेद शासन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। प्रांतों में द्विवेद शासन की व्यवस्था है वो किस अधिनियम के तहत हुई की है? RSP के अंदर 2008 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 के अंदर वो ध्यान रखना है 1919 का, जिसे अपन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। वो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्विवेद शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पे प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रारूप समिति है उसके अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। जो 29 अगस्त, ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का वो ध्यान रखना है डॉक्टर बी राम अम्बेडकर है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न देखिए आप, UPSC 2008, राजस्थान पुलिस 2020, सेकंड ग्रेड टीचर 2011, इतनी बार रिपीट होता है तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा विजिबल में दिक्कत रहेगी तो इनको समझते हुए चलना है। केंद्र में द्विवेद शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यहाँ पे केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रांतों की बात नहीं कर रहे। अगर प्रांतों में है तो वो कौन सा अधिनियम रहेगा प्रांतों के अंदर? तो उदाहरण 1919 का अधिनियम रहेगा प्रांतों में द्विवेद। लेकिन यहाँ पे केंद्र में द्विवेद शासन की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा है वो केंद्र के अंदर द्विवेद शासन लगाया गया था और प्रांतों में 1919 के अधिनियम के लगाया गया था। तो ये ऐसा एग्जाम 2021, UPSC 2003 और ARO 2014 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा दोस्तों आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखने के लिए दिक्कत है थोड़ी सी। सही तरीके से यहाँ पे फॉन्ट है वो सही तरीके से यहाँ पे सेट नहीं हो पाए हैं। तो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रजातांत्रिक, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा है, गारंटी नहीं देता है ये अपने को यहाँ पे भारतीय संविधान। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों, यहाँ पे किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है जो 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, ध्यान रखना है। और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, प्रश्न नंबर 21 में बताना है। तो वो ध्यान रखना है प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1900 यहाँ पे 76 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यानी SP है, जो 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कितने थे? प्रारूप उसमें यहाँ पे कांग्रेस के सदस्य कितने थे वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7। जो BR अम्बेडकर थे वो यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 सदस्य KM मुंशी और ध्यान रखना है TT कृष्णामाचारी। जो KM मुंशी थे और जो TT कृष्णामाचारी जयपुर से संबंधित थे वो यहाँ पे कांग्रेस से संबंधित सदस्य, दोनों सदस्य थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों, संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित है वो कब किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न 2020 पुलिस में अंदर सेकंड ग्रेड और 2010 के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को है वो संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस समय अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा इसकी हवेलियाँ हैं वो कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ है वो चूरू के अंदर है, ध्यान रखना, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे तानसेन चोपड़ा की हवेली स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है हसन निजामी के द्वारा। हसन निजामी है, ये कथन किस दुर्ग के बारे में बता रहा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जैन भर्ती परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था। यानी आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाज़ा नहीं खोल पाया है, ये हसन निजामी के द्वारा किस दुर्ग के बताया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। महमूद खिलजी प्रथम, यानी महमूद खिलजी है वो प्रथम की बात कर रहे हैं, राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है। महमूद खिलजी के द्वारा कौन सा किला है जिसमें एक कोट का मतलब यहाँ पे एक महल से संबंधित है, उसका निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 26 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों महमूद खिलजी के द्वारा, जो गागरोनगढ़ झालावाड़ में है, जो काली और आऊ सिंध नदियों के किनारे स्थित है, जो जलध्रुव की श्रेणी में आता है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सेकंड ग्रेड 2011-12 और यूपी टेट 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, बहुत बार ये तो पूछा ही जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक सम्मिलित है। रेड डाटा बुक के बारे में अपने को यहाँ पे बताना है कि ये किससे संबंधित है, 28 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं, जितने भी संकट के अंदर यानी लुप्त तो नहीं हुए लेकिन लुप्त होने की श्रेणी में है, तो यहाँ पे उन जीवों को कौन सी रेड डाटा बुक के अंदर सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान रखना प्रश्न नंबर 29 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर केंद्रीय केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2009 कहाँ पर आयोजित किया गया था, वो अपने क्या पे बताना है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न है 2009 में ये सम्मेलन हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है ऐसा ही एग्जाम 2021 के अंदर पूछ रहा है, 2011 में पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्न ओल्ड नहीं होते हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर है, कोपेनहेगन है वो डेनमार्क के अंदर है, उसमें यहाँ पे 2009 के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, वर्षा जल यानी बरसात का जल है उसका pH अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है, कितना होता है, यानी वर्षा जल का जो pH मान है वो कैसा होता है, वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों महिला सुपरवाइजर 2019 और पीटीआई 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। वर्षा जल की कौन सी pH अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है, प्रश्न नंबर 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5.6 से कम है वो वर्षा जल की अम्लीय मानी जाएगी, ध्यान रखना अम्लीय मानी जाएगी 5.6 से। वैसे अगर देखें तो अपन 7 से जो डाउन होता है उसे अपन क्या मानते हैं, अम्लीय मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 5.6 से कम है तब अम्लीय मानेंगे अपन उसे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखें दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी गैस ओजोन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, ओजोन जो परत है उसके संरक्षण के लिए यहाँ पे उत्तरदायी है, वो कौन सी गैस है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 31 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC गैस है वो क्या करती है ओजोन परत को यहाँ पे क्या कर देती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, उसके क्षरण को करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है वो अपने यहाँ पे बताना है। CTET 2017 और राजस्थान पुलिस 2006 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे CO2 के नाम से जानते हैं, CO2 वो क्या है ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, अम्लीय वर्षा के लिए यहाँ पे वो उत्तरदायी गैस कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, प्रश्न नंबर 33 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 33 के अंदर वो ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ध्यान रखना है अम्लीय वर्षा के लिए होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव दोस्तों यहाँ पे मरु महोत्सव की बात कर रहे हैं, एक होता है थार महोत्सव, थार महोत्सव पूछे तो वो बाड़मेर और मरु महोत्सव पूछे तो वो यहाँ पे जैसलमेर, प्रश्न नंबर 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35,
प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है। बाबू महाराज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बाबू महाराज है, उसका मेला किस जिले में लगता है। प्रश्न नंबर 35 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, बाबू महाराज का मेला है वो धौलपुर जिले के अंदर यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। दोस्तों यहाँ पे वेणेश्वर जो माघ पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना है, माघ पूर्णिमा को लगता है वेणेश्वर धाम का मेला। तो ये कौन से जिले में लगता है। बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, यहाँ पे 2011 के अंदर, 2019, 2007 सब में प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम, माई सोम झाकम, इनके मुहानी पर लगता है। और सही आंसर रहेगा 36 के अंदर, वो ध्यान रखना, नवा टापरा है गांव डूंगरपुर के अंदर, उसमें यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। चंद्रभागा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्रसिद्ध मेला कब लगता है वो अपने यहाँ पे बताना है। चंद्रभागा मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है चंद्रभागा मेला। 2020, 2021, 2019 सभी में एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा का मेला लगता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, धौलागढ़ देवी, ध्यान रखना है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। धौलागढ़ देवी, इसका यहाँ पे मेला है किस जिले से जुड़ा हुआ है। मेला सुपरवाइजर भर्ती 2019 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, धौलागढ़ देवी। और सही आंसर रहेगा 38 में अलवर जिले के अंदर, जो धौलागढ़ देवी है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित जोड़ी नहीं है। सुमेलित जोड़ी कौन सी नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है महिला, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर और ब्रज महोत्सव धौलपुर। तो ब्रज महोत्सव है, ध्यान रखना है, वो किससे संबंधित है, भरतपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे सही इसका आंसर रहेगा मिस मैच वाला, तो वो यहाँ पे द इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, कजली तीज जिसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कब मनाई जाती है। दोस्तों तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वो श्रावण तृतीया को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया, ध्यान रखना श्रावण शुक्ल तृतीया को। लेकिन यहाँ पे कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 के अंदर। और प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोल रहेगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। बूढ़ी तीज है वो यहाँ पे बूंदी के अंदर मनाई जाती है। और श्रावण जो तीज का त्यौहार है वो जयपुर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों, झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे झींगा बोल सकते हैं अपन, इसे झींगा बोलते हैं। झींगा गणगौर है वो किस शहर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उदयपुर, उदयपुर संबंधित है। साथ ही नोट में भी देखिए दोस्तों, आप नोट में लिखा है कि झींगा गणगौर उदयपुर और जोधपुर दोनों जगह की यहाँ पे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है। कोडामार होली है वो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पत्थरमार है, कोडामार है, देवर बाबी की होली है, ये सभी चलती रहती है अलग अलग स्थानों पर। जब कोडामार वो होली है वो कौन सी जगह की प्रसिद्ध है, अजमेर में। 42 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भिनाई, भिनाई अजमेर की है, वो ध्यान रखना है, यहाँ पे कोडामार होली प्रसिद्ध है। साथ ही में ब्यावर जो अजमेर में स्थित है उसकी देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, सुगंधा दशमी पर्व है, यानी सुगंधा दशमी पर्व है, सुगंध दशमी बोलते हैं, सुगंधा दशमी वो कौन से यहाँ से संप्रदाय से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है, सुगंध दशमी। 43 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 43 में वो जेएनयू का है, वो सुगंध दशमी मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, यानी मुसलमानों का कौन सा त्यौहार है जिस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया था। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहर्रम, मोहर्रम के ऊपर यहाँ पे मुसलमानों के द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी, यानी ब्लू पोट्री से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था वो अपने यहाँ पे बताना है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लू पोट्री जो जयपुर से संबंधित है, ईरान पर्शिया से लाई गई थी, तो यहाँ पे उसको पहले किस नाम से जाना था। प्रश्न नंबर 45 में बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन कामचीनी के नाम से जानते थे। ब्लू पोट्री को नाम से पहले उसे कामचीनी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री यहाँ पे जयपुर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पोट्री का नाम आया है। ब्लैक पोट्री प्रश्न नंबर 46। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पोट्री है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगी? प्रश्न नंबर 46 में ध्यान रखना है ब्लैक पोट्री जिसे कोटा से संबंधित है। तो कोटा और सवाई माधोपुर दो यहाँ पे जिले आए हैं। ब्लैक पोट्री है, कोटा और सवाई माधोपुर दोनों स्थानों से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुदरत सिंह कौन सी यहाँ पे कला से संबंधित है जिसके लिए उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कुदरत सिंह को? प्रश्न नंबर 47। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 को वो यहाँ पे ध्यान रखना है मीनाकारी से संबंधित है कुदरत सिंह, जिसको क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे 2018 और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई है? मीनाकारी है वो राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पे लाई गई है? 48 में बताना है। और सही आंसर रहेगा मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले मानसिक प्रथम के द्वारा यहाँ पे जयपुर में लाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों यहाँ पे जिरोई, भाखला, गंधा किस उद्योग के नाम से हैं? दोस्तों यहाँ पे जो उद्योगों के नाम दिए गए हैं जिरोई, भाखला, गंधा किस उद्योग के नाम है? 49 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जटपट्टी जो बकरियों के बालों से, भेड़ के बालों से जो बनाई जाती है उसे जटपट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे जिरोई, भाखला, गधा या किस उद्योग से? जटपट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे भरत, सूप, हुरम जी, आरी किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे नाम दिए गए हैं भरत, सूप, हुरम जी, आरी किससे संबंधित है? 2016 में जैन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई और पेचवर्क से संबंधित क्या है? ये नाम है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में देखें दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं। राजस्थान के अंदर लेटा, मांगरोल व सालावास वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो अपने क्या पे बताना है। 51 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। कपड़े की जो मद की बुनाई के लिए हैं वो लेटावास, सालास, मांगरोल ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है, यानी थेवा कला है वो किससे संबंधित है? वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। प्रश्न एग्जाम देखिए दोस्तों ऐसा एग्जाम 2011, राजस्थान पुलिस 2020, कृषि अधिकारी 2020 और जेएन 2020 इस पर इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो प्रसिद्ध थेवा कला किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा प्रतापगढ़ से संबंधित है। चांद यानी जो शीशे के अंदर है वो क्या किया जाता है? सोने के तारों की नक्काशी की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया? अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, छुआछूत से संबंधित है उसका अनुमूलन किया गया है। और सही आंसर रहेगा 53 के अंदर वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 17 है वो निरपेक्ष अनुच्छेद भी है। तो यहाँ पे तो अनुच्छेद 17 में है वो छुआछूत से संबंधित अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 देखें दोस्तों सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, तुलसीराम आदि सभी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे चित्रकारों के जो नाम दिए गए हैं सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, तुलसीदास ये किससे संबंधित है? वो अपने यहाँ पे बताना है। 54 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 54 के अंदर वो ध्यान रखना है किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। पीटीआई 2015, जेल वार्डन 18 और सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अपने को यहाँ पे चित्रकार सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, तुलसीदास इनको याद रखना है किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 प्रसिद्ध गीत गोविंद किस चित्र से लिखा है? जो गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद वो किस चित्र शैली से संबंधित है? 55 बताना है। प्रसिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद जो किसके लेखक कौन है? जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर रहेगा मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित ये चित्र है। राजस्थान पुलिस 2005 और सेकंड ग्रेड 2012 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 पशु पक्षियों का
किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिलता है? जो पशु पक्षियों के जो चित्र है वो कौन सी शैली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। राजस्थान पुलिस 2007, सेकंड ग्रेड 2012 और ईओ एग्जाम 2007 और जैन एग्जाम 2020 4 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो पशु पक्षी अपने को ईजिली याद रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 के अंदर बूंदी चित्रशैली है वो पशु पक्षियों से संबंधित चित्रशैली रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल यानी कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कुल मिला के बाद ये बताना आपने को जो कोटा चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल किसे माना जाता है, या उत्कृष्ट काल है वो किसे माना जाता है? 57 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, महाराव उमेद सिंह प्रथम है वो कोटा चित्रशैली का यहाँ पे स्वर्णकाल या उत्कृष्ट काल माना जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, रुकनुद्दीन, शाहिनुद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मैं यहाँ पे चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, आपको बता दूं रुकनुद्दीन, शाहिनुद्दीन, रशीद और कासिम ये किस चित्रकला शैली से संबंधित रहेंगे? 58 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुकनुद्दीन हो गया, शाहिनुद्दीन हो गया, रशीद हो गया, कासिम हो गया, ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? जयपुर से संबंधित बात है, यानी जयपुर चित्रकला शैली है उसका स्वर्णकाल किसको माना जाता है? 59 बता रहा है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। जयपुर जो चित्रकला शैली है उसका जो स्वर्णकाल है वो सवाई प्रताप सिंह, और जयपुर चित्रकला शैली है वो यहाँ पे ईश्वरी सिंह से सवाई जय सिंह से संबंधित उसके मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? जयपुर चित्रकला की विशेषता यहाँ पे नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। रीड 2011, पीटे 12 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शैल चित्र है वो शैल चित्र किससे संबंधित है? नहीं रहेंगे, वो जयपुर चित्रकला शैली से नहीं रहेंगे। लघु चित्रण, आदमकद और पोतीखाना तीनों यहाँ पे जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 के अंदर ईशु का चित्रांकन किसने किया था? यानी जो रागमाला है जो मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है उसका चित्रांकन 1623 में किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 61। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वीर जी के द्वारा 1623 के अंदर वीर जी के द्वारा रागमाला चित्रशैली का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने किया है? दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक विभाजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले वो किसके द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 सही आंसर रहेगा दोस्तों आनंद कुमार स्वामी के द्वारा सबसे पहले राजस्थान चित्रकला शैली का जो वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन है जो पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग के अंदर किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों यहाँ पे, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बता दूं पहले ही, यानी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है जो आयाम और कलावर्त संस्थान है किस जिले में है? 63 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखे दोस्तों यहाँ पे, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? गुलिस्ता का ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ वो अपने यहाँ पे बताना है। थर्ड ग्रेड 2013 प्रश्न पूछा गया है, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन। प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राव राजा विनय सिंह के काल में, राव राजा विनय सिंह है उसके काल में गुलिस्ता का सुलेखन चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, मसाल से जलती आंखें, ध्यान रखना है मसाल से जलती आंखें किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मसाल की तरह आंखें जलती हुई चित्रकला शैली की विशेषता किसकी रहेगी? प्रश्न नंबर 65 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोधपुर, यानी मारवाड़ जो चित्रकला शैली है जोधपुर शैली है उसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आगे निकल गया है तो मसाल 65 देख लिया। 66 देखे दोस्तों दोबारा से, प्रश्न नंबर 66, मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? यानी मेवाड़ शैली है उसके ऊपर जो मुगल प्रभाव है वो किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? दोस्तों मेवाड़ मुगल संबंध है वो किसके साथ टाइम में किसके समय में हुआ था? 66 में। तो सही आंसर रहेगा तो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, उसके समय के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67,
पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी करने का कार्य क्या कहलाता है? जो पीतल के बर्तन होते हैं उन पर खुदाई करना और उससे जो कलात्मक वस्तु नक्काशी बनाना, चित्र बनाना, वो किससे संबंधित है? 67 बताना है। और सही आंसर रहेगा तो मुरादाबादी कला, जो मुरादाबादी कला है उससे संबंधित है, और ये यहाँ पे ध्यान रखना है जयपुर से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68 में देखें दोस्तों, चंदन की काष्ठ कला कृतियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चंदन की जो लकड़ियाँ हैं उनसे बढ़िया चित्र बनाने के लिए जो कला है वो कौन सी संबंधित है? राजस्थान पुलिस 2018 में प्रश्न पूछा गया था। काष्ठ कला की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 68। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चंदन काष्ठ कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है वो जयपुर है। और साथ ही में नोट के लिए देखें दोस्तों, यहाँ पे काष्ठ कला के लिए बस्सी प्रसिद्ध है, लेकिन चंदन काष्ठ कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। यानी काष्ठ कला के लिए पूछे तो वो बस्सी, लेकिन चंदन की काष्ठ कला के लिए पूछे तो वो जयपुर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा कोट है। संज्ञा कोट है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। संज्ञा कोट है वो क्या है, 69 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सांझे का विकसित अथवा बड़ा रूप है वो क्या है, संज्ञा कोट है। ये कुंवारी कन्याओं से संबंधित होता है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है? राजस्थान की जो लोक कला है उसके अंदर हीड़ क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया था। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मिट्टी का बना हुआ एक पात्र, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 70 सही आंसर रहेगा हीड़ है वो मिट्टी का बना हुआ है एक पात्र होता है हीड़। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 भारतीय संसद से अभिप्राय है दोस्तों, भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है वो अपने क्या पे बताना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न कितना इजी प्रश्न है अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाए, लेकिन फिर भी दो ऐसा एग्जाम 1996, 18 और 13 इतनी बार रिपीट हुआ है 71। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीन यहाँ पे जो अंग होते हैं, संसद के सदन तो दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन तीन इसके अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों यहाँ पे संसद है तो संसद की संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए दोस्तों ये एग्जाम जूनियर 1993, 96, 97, 98, 2002, 2003 और 2013 बार इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72। दोस्तों यहाँ पे संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 108 के अनुच्छेद 108 के द्वारा उसको बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 72 में वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। संसद का सदस्य न होते हुए भी कोई सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी संसद का सदस्य को न होते हुए भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सोलिसिटर जनरल, ये सभी 73 में बताना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो महान्यायवादी ना रखना। अटॉर्नी जनरल यानी अनुच्छेद जो 76 है, अनुच्छेद 76 है उसके अंदर भारत का महान्यायवादी है। और जो राजस्थान विधानमंडल के अंदर है वो यहाँ पे भाग ले सकता है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे 165 के अंदर है वो महाधिवक्ता होता है। तो यहाँ पे दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? सामूहिक रूप से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 3 की बात कर रहे हैं, 75 क्लोज 3 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अनुच्छेद 75 क्लोज 3 मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? 74 में बताना है। और सही आंसर रहेगा तो लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राष्ट्रपति के प्रति सिंगल मंत्री उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। दो वीर योद्धा आला और उद्दल किसके संबंधित है? दोस्तों आला और उद्दल है दो या फिर वीर योद्धा है, सेनापति है, किसके संबंधित किससे रहेंगे? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 और RS 3 और CTET 2013 में प्रश्न पूछा गया था। आला और उद्दल प्रश्न नंबर 75। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चंदेल शासक परमिलीदेव, चंदेल जो शासक है परमिदेव उसके यहाँ पे सेनापति रहेंगे आला और उद्दल। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी वो अपने यहाँ पे बताना है। 76 में बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेयर भोज के द्वारा यहाँ पे आदि वराह की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई,
यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और फिर उसको यहाँ पे जोधपुर की राजगद्दी पर बैठाया गया था। प्रश्न नंबर 77 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है वो मारवाड़ का प्रथम शासक रहेगा, राठौड़ वंश का, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, जेता और कूपा कौन थे दोस्तों? यहाँ पे जेता और कूपा है वो कौन थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है, जेता कूपा कौन थे। प्रश्न नंबर 78 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मालदेव के सेनापति, मालदेव है उसके यहाँ पे सेनापति है जेता और कूपा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में निम्न में से किसे विश्वस्त सेनापति माना जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब में निम्न में से किसे विश्वस्त सेनापति माना जाता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है जो 3 यहाँ पे दरबारियों के समय काम किया था, उसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो 1665 के अंदर हुई थी में हस्ताक्षर करने वाला शासक था, यानी पुरंदर की संधि जो 1665 के अंदर हुई थी उसमें जो शिवाजी के साथ किसने साइन किए थे वो अपने यहाँ पे बताना है 80 के अंदर और सही आंसर रहेगा दोस्तों जयसिंह प्रथम, यानी शिवाजी और जयसिंह प्रथम के अंदर कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन विश्नोई समाज के प्रवर्तक थे? विश्नोई समाज है उसके प्रवर्तक कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है। विश्नोई समाज जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है, 9 इसके अंदर यहाँ पे कौन से नियम पर्यावरण और 20 इसके अंदर सामाजिक नियम होते हैं। प्रश्न नंबर 81 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जाम्बोजी। जाम्बोजी है वो विश्नोई समाज के प्रवर्तक है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 82, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है 82 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सलेमाबाद अजमेर के अंदर। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 देखे दोस्तों यहाँ पे अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है 83 के अंदर। प्रश्न नंबर 83 सही आंसर रहेगा अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो आचार्य श्री तुलसी जी है, ध्यान रखना तुलसी जी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 देखे दोस्तों सुमिलित कीजिए दोस्तों, अपने को सुमिलित करना है और फिर अपने को यहाँ पे आंसर बताना है, कूट के अंदर से आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जसनाथ जी, शीतला माता, तो शीतला माता अपने को यहाँ पे सबको आता है, मान लो शीतला माता कहाँ है? चाकसू जयपुर। जीण माता कहाँ स्थित है? तो जीण माता भी अपने को पता रखना है, रेवासा सीकर। जसनाथ जी कहाँ है और जाम्बोजी कहाँ है? तो जाम्बोजी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर और जसनाथ जी कतरेसर बीकानेर। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे मिलाना है यहाँ। और प्रश्न नंबर 84 और जो सही आंसर निकल के आ गया है वो ध्यान रखना है यहाँ पे 4 2 3 1, यानी 4 2 3 1 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 वही सुमिलित करना है दोस्तों अपने को और जो कूट है उसके अंदर यहाँ पे आंसर देना है द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश और गोविंद देव जी। और दोस्तों गोविंद देव जी अगर देखें तो वो जयपुर से संबंधित है। साथ ही में दोस्तों श्रीनाथ नाथद्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? वो नाथद्वारा राजसमंद। प्रश्न नंबर 85 में बताना है अपने को। तो इस प्रकार अगर अपन देखें यहाँ पे तो प्रश्न नंबर 85 का सही आंसर निकल के आ जाएगा 4 2 1 3। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी डी के अंदर तो क्या है 3 है, तो यहाँ पे डी के अंदर 3 निकल के आ गया। फिर अपन ने मिलाया तो 2, बी के अंदर 2 है तो बी के अंदर 2 है। तो इस प्रकार का ऑप्शन अपने को देख लो, चारों ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा अपने का निकल के आ गया। तो 4 में यहाँ पे देखें तो सीधा द्वारकाधीश जी है, कांकरोली राजसमंद, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश जी है वो कहाँ है? कोटा के अंदर स्थित है। तो ये अपना सही आंसर बन सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों सुमिलित करना है और फिर वही अपने को यहाँ पे कूट मिलाना है तल्लीनाजित, तेजाजी, देवनारायण जी और पाबू जी। प्रश्न नंबर 86 में बताना है देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो अपने को सी के अंदर 4 देखे तो ऑप्शन यहाँ पे अपने को 86 के अंदर ध्यान रखना है वो एक ही मिल रहा है, सी के अंदर 4 यहाँ पे मिल गए। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा निकल के आ गया उत्तर बी। लेकिन फिर भी अपन मिलाते हैं तो दोस्तों तल्लीनाथ जी है वो पांचोटा गाँव जालोर के अंदर स्थित है, तेजा जी है वो कहाँ स्थित है? प्रबत्सन नागौर के अंदर, और पाबू जी वो कोलूमन फलीदी जोधपुर। तो ये अपना आंसर निकल जाता है इससे। प्रश्न नंबर 87 देखे दोस्तों
प्रश्न नंबर 87 वही मिलाना है अपने को, सम्मिलित करना है और कूट का यहाँ पे आंसर देना है। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी का संबंध किससे वो अपने यहाँ पे बताना है 87 के अंदर। करणी माता क्या होता है दोस्तों, चूहे होते हैं। पाबू जी के क्या है, पाबू जी क्या है, ऊँटों के देवता है। गोगा जी सर्प से संबंधित है और कल्ला जी भूत प्रेत चार हाथों के देवता के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 87 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 1 2 3 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 88 किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं बनी हुई है। कौन सा लोक देवता है जिसकी पत्नी है वो सती नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 88 में बताना है दोस्तों आपको, यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। कुछ सही आंसर रहेगा दोस्तों हड़बू जी। हड़बू जी की जो लोक देवता है उसकी यहाँ पे जो पत्नी है वो सती नहीं बनी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89 देखे दोस्तों। जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो जयसिंह है उसको राज राजेश्वर श्री राजाधिराज या फिर सवाई की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 89 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद शाह के द्वारा ये उपाधियाँ यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है। 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। प्रश्न नंबर 90 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वी डी सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संख्या दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91 ब्रिटिश काल में निम्न में से किस भू राजस्व की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ब्रिटिश काल की अंग्रेजों के टाइम की बात है, उसमें कौन सी भू राजस्व की प्रणाली है वो नहीं अपनाई गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 91 के अंदर बताना है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रेतवाड़ी और प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 सही आंसर रहेगा दहसाल व्यवस्था वो नहीं अपनाई गई थी। तीनों व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे अपनाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92 देखे दोस्तों यहाँ पे किस क्षेत्र में पूर्वी मानसून वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। यानी मानसून से पूर्व जो वर्षा आती है उसे अपन काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, वो कौन सा यहाँ पे क्षेत्र रहेगा 92 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल के अंदर है वो यहाँ पे पूरी मानसून है उसको यहाँ पे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93 मावठ होती है दोस्तों, मावठ है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मावठ क्या होती है, जो सर्दियों के अंदर ध्यान रखना है, जो सर्दियों के अंदर जो बरसात होती है उसे अपन मावठ कहते हैं। लेकिन ये कौन सी बरसात रहेगी 93 के अंदर बताना है। तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे जो वर्षा की जाती है उत्तरी भारत के अंदर, तो वो मावठ कहलाती है, जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानी जाती है, गेहूं की फसल के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94 निम्न में से सुमेलित है, असुमेलित है वो अपने यहाँ पे बताना है। सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पे, असुमेलित गलत है वो अपने यहाँ पे बताना है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपीको आंदोलन या मौन आंदोलन। प्रश्न नंबर 94 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो मौन आंदोलन है वो बाबा आमटे के द्वारा संबंधित नहीं है। साथ ही में चिपको आंदोलन बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर और एपीको आंदोलन पी हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई 1982 में जिसे पद्मश्री मिला है ने किस राग में गाया है। यानी केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को किस राग में गाया गया है वो अपने घर पे बताना है। जिसको अल्लाह जिलाबाई को गाया है उसने 1982 में पद्मश्री भी मिला है। सही आंसर रहेगा 95 के अंदर वो ध्यान रखना मांड शैली के अंदर। मांड शैली होती है वो जैसलमेर से संबंधित, बीकानेर से संबंधित शैली रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों। लांगुरिया यानी लांगुरिया केला देवी लोकगीत है। जो लांगुरिया गीत है वो किससे संबंधित है, वो केला देवी के मेले में गाया जाता है। केला देवी जो करौली में संबंधित है उसमें जो गीत गाया जाता है उसे अपन लांगुरिया के नाम से जानते हैं। इसे गुटकण भी नृत्य भी कहते हैं, गुटकण नृत्य भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 96 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भक्ति गीत है। जो लांगुरिया गीत है वो केला देवी की आराधना में गाया जाता है, भक्ति गीत है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97 पटेलिया बिचियो लालर प्रमुख लोकगीत है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी जाति से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। पटेलिया है, बिचियो है, लालर है, ये लोकगीत है दोस्तों, यहाँ पे फोल्क सॉन्ग है, किससे संबंधित रहेंगे। प्रश्न नंबर 97 बताना है और सही आंसर रहेगा
आदिवासी जाति के संबंधित ये गीत है जो किसमें हाड़ौती क्षेत्र में गाए जाते हैं, ज़्यादातर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 98, बीलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे महिला और पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बीलो का जो प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे पुरुष और महिलाएं हैं वो साथ साथ मिलकर गाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। 2013 और 2020 राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों हम सीडो बीलो का गीत है जिसे महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये 98 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं कंप्लीट। इसके आगे 99 से अपन कल की स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास से अपन जो फर्स्ट पेपर जीके संबंधित लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, वो कैसे लगी है वो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो ही आगे लेंगे, नहीं तो अपन फिर से ही सेकंड पेपर से संबंधित लेकर रहेंगे। अगर अच्छी लगती है तो अपन इसको भी बार बार लेते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।